सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। किसको कवर करेंगे हम लोग? फिजिक्स को। फिजिक्स जो है इसमें टोटल 8 चैप्टर हमको पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर पढ़ना है, इसमें 8 डे लगेंगे। कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। और इसके अंतर्गत टोटल चैप्टर हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं हम लोग उसको भी देखने वाले हैं, समझ गए। इससे पहले हम क्या किए हैं? इससे पहले हम लोग मापन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। मापन चैप्टर पढ़ चुके हैं। मापन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे हम सदिश राशि, सदिश अदिश के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे मात्रक के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़े थे विमाएँ निकालने के लिए, समझ गए। और चौथा हम लोग पढ़े थे घात, जैसे होता है ना यट्टा जप्टा एक्सा पेटा टेरा जीगा मेगा, ऐसे होता है। और उसी प्रकार योक्टो होता है, जेप्टो होता है, एट्टो फेम्टो पीको नैनो डेको, इस प्रकार से हम लोग उसको देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये गति चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो अब गति चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले कुछ वर्ड होंगे जो आगे चल करके हमको यूज होगा। सबसे पहले हमको वो चीज़ समझना है। अब यहाँ पे देखिए, गति का मतलब क्या है? कोई वस्तु गति में तभी कहलाता है जब वह समय अंतराल में, मतलब समय के साथ क्या होता है उसमें परिवर्तन। जैसे कि गति में क्या बोलेंगे? अभी मान लिया जाए 1 बजे वस्तु जो है इस जगह पे, ठीक है, यही वस्तु चल करके 3 बजे यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ? 1 बजे यहाँ था, 3 बजे यहाँ हो गया, तो वस्तु भी यहाँ से यहाँ आया, यानी कि वस्तु में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गया कि नहीं गया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे वस्तु किस में है? गति में। दूसरा कंडीशन यूज होगा मेरा विराम। विराम जो होता है, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ को देखेंगे उसमें विराम जरूर यूज होने वाला है। तो विराम का मतलब क्या होता है? जब वस्तु मान लिया जाए अभी एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, 1 बजे भी यहीं पे है, मान लीजिए 2 बजे भी यहीं पे है, और यही वस्तु 3 बजे भी यहीं पे है, इसको 8 बजे भी हम लोग देख रहे हैं यहीं पे हैं। तो वस्तु में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है क्या? वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। मतलब वस्तु में क्या हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वस्तु किस में है? विराम में है, समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं, ये 2 वर्ड मेरा यूज होने वाला है। तीसरा वर्ड क्या यूज होगा? अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। इससे पहले के क्लास में हम लोग वेग भी देख चुके हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दूरी, समझिएगा ध्यान से। पहला हम लोग किसको देखेंगे? दूरी को देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे विस्थापन के बारे में, इस चीज को ध्यान से समझिए, विस्थापन। तीसरा हम लोग देखेंगे किसको? वेग के बारे में। अब देखिए दूरी, अब ये चीज समझिएगा। पहले दूरी क्या होता है? वस्तु द्वारा समय अंतराल में, मान लीजिए 1 बजे वस्तु कितना था? एक जगह पे। 1 बजे वस्तु कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। यही वस्तु यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कितना बजे? 2 बजे, यानी कि समय भी बढ़ चुका है, 1 घंटा बढ़ चुका है। और वस्तु यहाँ से उठ करके यहाँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो लंबाई कितना है? 20 किलोमीटर। तो वस्तु की दूरी क्या हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। यही वस्तु ऐसे 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 कर करके भी आ सकता है, घूम करके। तो यही चीज होता है दूरी। अब दूरी जो होता है, मान लीजिए हम थोड़ा समय के लिए चलें, दूरी जो होता है ये हमेशा जो होता है, दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक। समझिएगा ध्यान से भी। पहले हम क्या देखें? दूरी, वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई लंबाई जो होती है वही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। दूरी जो होता है इसमें जो होता है, इसमें देखिएगा, इसमें परिमाण होता है, इसमें जो है परिमाण है, लेकिन दिशा इसमें जो है नहीं है, ठीक है। जब दोस्तों इसमें दिशा नहीं रहेगा, हम इससे पहले के क्लास में बता चुके हैं अदिश राशि, जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता है, तो वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। तो दूरी कौन सी राशि है? हो अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये? दूरी अदिश राशि। हम 3 फैक्ट इसमें बताएं। वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई लंबाई दूरी होती है। दूरी
हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरा कंडीशन, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। समझ गए। तीसरा, अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं दोस्तों, विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, इसमें जो है ना, यानी कि परिमाण भी होगा और डायरेक्शन दोनों होता है। अभी मान लिया जाए एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है। अब जब वस्तु हो सकता है उसका घुमाव पथ भी हो, ऐसे इससे भी जा सकता है हो, धीरे धीरे कर करके वस्तु यहाँ पे पहुंचा। लेकिन ये क्या, इसको डायरेक्शन पता था क्या, नहीं ना पता है, तभी तो ये पूरा घूम करके गया। इसको जो डायरेक्शन जो नहीं पता है, बिना डायरेक्शन के अभाव में, यानी कि डायरेक्शन के अभाव में जो लंबाई तय करती है उसको हम लोग दूरी कहेंगे, और डायरेक्शन के साथ जो हम लोग लंबाई तय करेंगे उसको विस्थापन कहेंगे। समझिएगा क्या है, इसमें तो डायरेक्शन इसको नहीं पता है। ये जो कंडीशन ऐसे चल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। अब वस्तु यहाँ से, हमको यदि मान लिया जाए डायरेक्शन पता है कि हम सीधा निकलते हैं, वस्तु यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्या हो गया, पहुंच गया। इसको क्या है, डायरेक्शन पता है ना हो। तो जब डायरेक्शन साथ में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। हो सकता है दूरी यहाँ पे 100 किलोमीटर भी हो सकता है विस्थापन, लेकिन क्या होगा, पूरा शॉर्ट टर्म के लिए। एक चीज ऐसे समझिए, दूरी जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और विस्थापन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि हमेशा क्या देखता है, वह शॉर्टकट देखता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको डायरेक्शन की पता है। अब यहाँ पे देखिए विस्थापन आप देख लिए, विस्थापन क्या देखिए, समय अंतराल में निश्चित दिशा में, कहाँ पे, समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि निश्चित दिशा में, समझिएगा, निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई, ठीक है, लंबाई क्या है दोस्तों, विस्थापन है। समझ गए, निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई क्या होती है, विस्थापन। अब देखिए विस्थापन जो हुए, मान लिया जाए वस्तु को यहाँ से यहाँ तो अभी आना है ना, क्योंकि इसको डायरेक्शन पता है। तो विस्थापन, एक चीज याद रखिएगा, विस्थापन जो है, विस्थापन दूरी हमेशा क्या हो रहा था, धनात्मक हो रहा था। तो विस्थापन जो है धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। समझ लिए, ये 3 पॉइंट समझिएगा। विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। तो हम पहला कंडीशन दूरी के बारे में देखें। दूसरा कंडीशन विस्थापन। अभी विस्थापन में बताइए, परिमाण के साथ साथ इसको डायरेक्शन भी तो मिल रहा है। तो विस्थापन कौन सी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। क्या आप दूरी और विस्थापन के बारे में समझे कि नहीं? तो दूरी क्या होता है, वस्तु द्वारा समय अंतराल में सिर्फ तय की गई लंबाई, उसको डायरेक्शन पता नहीं, सिर्फ वो चलते जा रहा है, तो वो क्या हो गया, दूरी। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 2 कंडीशन आप समझ गए, दूरी और विस्थापन में अंतर तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, इसी प्रकार 2 वर्ड यूज होगा, एक वेग होगा, एक स्पीड यूज होगा। समझ लीजिएगा, एक वर्ड यूज होगा वेग और एक वर्ड क्या यूज होगा, चाल। समझ लीजिए इसको ध्यान से। ये जो चाल है, चाल में क्या होता है, इसमें भी दिशा क्या होता है, दिशा का अभाव होता है। जिस प्रकार देखिए विस्थापन के माध्यम से, यही देखिए ना, वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे क्या लिखेंगे हम लोग इसको, समय। वही चाल बराबर जो लिखेंगे दूरी बटे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। इस चीज को समझिएगा, चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। हम अभी डिस्टेंस आपको दूरी के बारे में समझा
बता चुके हैं। दूरी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो जब दोस्तों इसमें डायरेक्शन है ही नहीं तो चाल में डायरेक्शन होगा हो? नहीं न होगा। तो चाल जो होता है इसमें दिशा जो होता है दिशा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन परिमाण तो आएगा, जब कहीं भी हम लोग चल रहे हैं हमको कुछ ना कुछ तो परिमाण मिलेगा, तो परिमाण इसमें होता है। जब दिशा नहीं हो परिमाण हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। यहाँ पे देखिए विस्थापन, विस्थापन निश्चित दिशा में, यानी कि उसके पास डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन हो तो वेग कौन सी राशि हो जाएगा? वेग हो जाएगा सदिश राशि। कौन सी राशि? वेग सदिश राशि। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? वेग। और चाल जो होता है दूरी में समय के साथ परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यहीं पे एक वर्ड यूज होगा, वेग जो होता है, जैसे विस्थापन का देख लीजिए, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दूरी का भी मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर पर क्या हो गया? सेकेंड। वेग और चाल दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड भी होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा कंडीशन। अब हम लोग जो देखेंगे इसी से हम लोग देखते हैं तीसरा, त्वरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। त्वरण जो होता है ना, इसमें भी एक निश्चित दिशा होता है। देखिए इसी से हम कहाँ चल रहे हैं। पहले विस्थापन को तो आप देख लिए, विस्थापन में दिशा होता है। विस्थापन के लिए कौन आया? वेग आया लेकर। कौन आया? वेग। अब वेग को लेके आएगा कौन? त्वरण आएगा। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, हम क्या बोले? वेग में। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। उसी प्रकार त्वरण, वेग में समय के साथ परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। अब बताइए, वेग में तो डायरेक्शन था ना, हो है कि नहीं? वेग में डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन है तो यानी कि डायरेक्शन दिशा इसमें होता है, ठीक है, दिशा इसमें है। लेकिन ये बताइए परिमाण भी तो है इसमें, परिमाण तो सब में है, परिमाण भी इसमें है। जब दिशा और परिमाण दोनों हो तो यानी कि क्या? कौन सी राशि? ये सदिश राशि। कौन सी राशि हो गया? सदिश राशि। बताइए त्वरण कौन सी राशि? सदिश राशि। क्या यहाँ पे त्वरण बराबर यदि आपसे दे दें कि चाल बटे समय, क्या ये सही होगा? हो नहीं होगा। त्वरण जो होता है कभी भी डिपेंड स्पीड पे नहीं करता, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ये कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिएगा यहाँ पे। अब ये देखिएगा, ये जो त्वरण बराबर वेग बटे समय लिखा है, इसका मतलब क्या है? त्वरण देखिए, जब वेग बढ़ेगा, वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान भी क्या होगा? हो बढ़ेगा। वेग जब घटेगा, वेग जब घटेगा तो त्वरण का मान भी क्या होगा? घटेगा। समझ रहे हैं? त्वरण का भी मान क्या होगा? घटेगा। और ये जो त्वरण जो होता है, जब वेग का मान बढ़ेगा त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक। बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक। और घटने को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, समझिएगा। त्वरण जब बढ़ेगा उसको क्या कहते हैं? धनात्मक, जब घटेगा उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ये तो समझ रहे हैं। यही जो ऋणात्मक त्वरण होता है, कौन सा? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं इसको? हो मंदन। क्या कहेंगे इसको? मंदन। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? मंदन। और देखिए अभी हम बताइए वेग का मात्रक क्या लिखे हैं? मीटर पर सेकेंड न हो, और बटे में एक और समय आ गया, तो क्या लिखिएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा। वेग का त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण कौन सी राशि है बताइए? त्वरण है सदिश राशि। त्वरण का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको हम लोग अभी क्या बोले? मंदन बोले। अभी हम कितना वर्ड आप बताएं, देखिए कितना वर्ड हो गया।
सबसे पहले हम आपको बताएं दूरी के बारे में। कभी भी आप दूरी को विस्थापन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। दूरी को किसके साथ पढ़िएगा? विस्थापन के साथ। अब दूरी के लिए कौन आया दोस्तों? चाल आया। विस्थापन के लिए कौन आया? वेग आया, यही ना हो। विस्थापन के लिए कौन आया? वेग आया। दूरी के लिए चाल आया। विस्थापन के लिए वेग, और वेग के लिए कौन आया? त्वरण आया। ये तो समझिएगा, ये बढ़ते जा रहा है। विस्थापन में सिर्फ मीटर था, समय परिवर्तन हुआ तो मीटर पर सेकेंड। एक बार और समय परिवर्तन हुआ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझे हो? यहाँ पे देखिए दूरी है तो दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। इसमें भी समय के परिवर्तन हुआ तो मीटर पर क्या? सेकेंड, या किलोमीटर पर क्या होता है? सेकेंड। समझ गए? समझे कि नहीं? ये चार वर्ड समझे। दूरी समझ गए होंगे, विस्थापन समझ गए, चाल समझ गए, वेग समझ गए, त्वरण। इतना चीज समझ में आया हो? यानी कि त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक, सॉरी, विस्थापन जो है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो त्वरण क्या होगा? डायरेक्ट आपसे देखें, वेग की जगह जब विस्थापन आपसे पूछ दे तो क्या होगा? है ना, ऐसा हो सकता है ना। एक स्टेप आपसे पूरा उठा जाए। यदि एग्जाम में थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज किया ना तो समझिए वो भारी पड़ जाएगा। समझिए, यदि सिर्फ वेग की जगह विस्थापन पूछ देगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन भारी है। तो सिर्फ इसको ऐसे समझिए ना, जब विस्थापन बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। विस्थापन घटेगा तो त्वरण का भी मान क्या होगा? घटेगा। समझ रहे हैं ना। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंदन। उम्मीद है कि आप ये 4-5 कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। समझ गए ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप चाल देखे हैं, चाल में मैथ में भी आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। जैसे चाल है, चाल में हम लोग देखते हैं चाल हमेशा तो समान नहीं होता है। अब एक बाइक हम लोग चला रहे हैं, कभी उसका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, कभी हम लोग 100 भी पहुंचा देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार चाल जो होता है, एक औसत चाल, समझिएगा, एक औसत चाल जो है, जब दूरी, जब उसका स्पीड क्या हो? अलग अलग हो। स्पीड क्या हो? उसका वेलोसिटी अलग अलग हो, तो उसके लिए जो कंडीशन आएगा, और डिस्टेंस भी वो अलग अलग कवर करता हो, ठीक है। यानी कि उसका क्या है? वेलोसिटी अलग है और डिस्टेंस भी वो अलग अलग कवर कर रहा है। तो मान लिया जाए ये दो बिंदु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको आना है, ठीक, समझ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। एक गाड़ी चला, वो 20 किलोमीटर जो है, वो 20 किलोमीटर V1 वेग से चला, और ये 80 किलोमीटर जो है किससे चला हो? V2 वेग से। समझ गए? V2 वेग से। तो इसके लिए जो औसत चाल होगा, इसके लिए जो औसत चाल होगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। समझ गए ना। ये वर्ड का भी यूज होगा। दूसरा देखिए, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक का 100 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, हो 100 किलोमीटर, ये आपका मिडिल पॉइंट, यानी कि 50 किलोमीटर जो है V1 चाल से, और जो और 50 के अंतिम जो 50 किलोमीटर है इसको तय किया किससे? V2 चाल से। समझ लीजिए इसको, 50 किलोमीटर V1 चाल से, अंतिम 50 किलोमीटर V2 चाल से। लेकिन डिस्टेंस दोनों का क्या देख रहे हैं? बराबर देख रहे हैं ना जी। डिस्टेंस क्या है? बराबर है ना है। तो इसमें जो औसत चाल होगा, इसमें जो औसत चाल होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। क्या आप औसत चाल निकालने के लिए समझें? वहीं पे क्वेश्चन आपसे कैसे देगा कि एक वस्तु समान दूरी जो है 20 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करती है। औसत चाल बताइए। तो उसमें फॉर्मूला ये, जब डिस्टेंस क्या हो? समान हो। जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है। उम्मीद है इतना चीज आप समझ गए होंगे। समझ गए ना। चलिए अब आप समझिएगा दोस्तों, ये जो हम अभी फैक्ट बताएंगे, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये वेग समय ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, किसका फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये न्यूटन के प्रथम गति नियम से, किससे? न्यूटन के प्रथम गति नियम से।
इसकी जानकारी मिलती है। तो बोलेगा आपके न्यूटन के प्रथम गति नियम से या वेग समय ग्राफ की जानकारी किससे मिलती है? तो किससे मिलेगा? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अब यहाँ पे वेग समय ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा में। क्या होता है? सरल रेखा। अब इससे समझिएगा एक समान गति क्या है, एक समान गति क्या है। इसका कभी कभी आपको 4 ग्राफ दे देगा और वो एक ग्राफ पूछ लेगा। जैसे हम ये बनाते हैं, ठीक है, और ये टाइम हो गया। ये जो होता है दोस्तों जब ऊपर उठेगा ये वेलोसिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेग बोलते हैं। और ये ऊपर क्या जा रहा है? वेग हो रहा है। और इधर क्या जाएगा? समय जाएगा। समय को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे? टी से, ठीक है। जब एक समान गति है, गति कैसा है? एक समान है। तो मतलब एक समान का मतलब क्या है? अभी मान लीजिए एक समान का मतलब है अभी यहाँ पे है, फिर यही दोस्तों गति कहाँ पे आएगा? फिर यहाँ पे, फिर वही समय में यहाँ पे रहेगा, फिर वही समय में वही यहाँ पे रहेगा, फिर वही समय में यहाँ पे, और वही यहाँ पे। मतलब आप ये देखिए समय क्या हो रहा है? बदल रहा है, लेकिन वेग क्या है? एक समान है। तो मतलब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति। यानी कि एक समान गति का मतलब क्या है? उसका वेग क्या है? हमेशा समान है, ठीक है। उसका वेग हमेशा क्या है? समान है। मतलब 20 किलोमीटर के रफ्तार से जब चल रहे हैं तो लास्ट तक हम लोग कितना के रफ्तार से चले हैं? 20 किलोमीटर के ही रफ्तार से चले हैं। तो इसी को, इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा नहीं ना भी बना हो कि नहीं बना? ऐसा नहीं बना है। तो इसका जो ग्राफ होगा एक समान वृत्तीय गति के लिए ग्राफ, वेग समय ग्राफ कैसा होगा? सरल होगा। कैसा होगा? सरल रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में। ये वेग समय ग्राफ के लिए कैसा होगा? ये तो यानी कि वेग समय ग्राफ कैसा होगा दोस्तों? उसके लिए भी सरल रेखा। यदि आपसे सीधा सिंपली क्वेश्चन पूछेगा एक समान गति के लिए वेग समय का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, तो कैसन होगा? हो सरल रेखा होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, अब होता है एक समान वृत्तीय गति। कौन सी गति? एक समान वृत्तीय गति। इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होगा, अभी मान लीजिए वृत्तीय गति का मतलब क्या है? वेग भी समान चल रहा है। वेग क्या है? समान। अभी देखिएगा अभी ये यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा कंडीशन में ये यहाँ पे है, तीसरा कंडीशन में ये यहाँ पे है, चौथा में क्या है? यहाँ पे, पांचवा में क्या है? ये यहाँ पे है, और छठा में क्या हो रहा है? यहाँ पे, सातवां में भी फिर यहाँ पे है। आप ये देखिए इसमें परिवर्तन हमेशा बराबर हो रहा है कि नहीं? यही जो यहाँ से यहाँ तक होगा, इसी को जो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा, इधर क्या हो गया? आपका वेग हो गया, और इधर क्या हो गया? आपका समय हो गया। इधर क्या हो गया? समय हो गया। उसके बाद जो होता है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये वाई एक्सेस, ये कौन सा एक्सेस? वाई, ये ओ एक्सेस हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा होगा? एक समान त्वरित गति के लिए। और इसका ग्राफ भी कैसा होगा? सरल रेखा में ही होगा, ठीक है। जब वस्तु का क्या होगा? इसके लिए जब यदि वस्तु एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति, सरल मतलब होता है, सरल एक मराठी वर्ड है, सरल मतलब होता है सीधा, ठीक है। सरल मतलब क्या होता है? सीधी। एक समान वृत्त त्वरण से सीधी गति कर रही हो, तो उसके लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। तो इसको आप ऐसे सिंपली याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ये आपका बन गया। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आप हो गया एक समान त्वरित गति और एक समान गति। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। वेग समय ग्राफ की जानकारी किससे मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। किससे मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी से देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विस्थापन जो है, विस्थापन समय ग्राफ,
ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ के बारे में देखेंगे। अभी हम देखिए वेग समय ग्राफ की जानकारी किससे मिला, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, लेकिन विस्थापन समय के ग्राफ की जानकारी जो है यहाँ इसके जानकारी न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलेगा। किससे मिलेगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है। इनकी जानकारी किससे मिलती है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब ये क्या कहता है, यह देखिए, यदि कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, देखिएगा समय, जैसे ये बना लेते हैं हम लोग, ये बना लिए, फिर मान लिया जाए एक कोई वस्तु ये भी चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे है, दूसरा वस्तु यहाँ पे चल रहे हैं, दोनों के लिए एंगल क्या बन रहा है, इसके लिए मान लिया जाए अल्फा 1 बन रहा है और इसके लिए क्या बन रहा है, अल्फा 2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता। इसको ए बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, बी, और ये ओ, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका जो एंगल बन रहा है इससे क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है कि नहीं। इसके जो प्रवणता है, बी की जो प्रवणता है ए की प्रवणता से क्या है, ज्यादा है ना हो। तो वही इसके लिए याद रखना है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती हो तो उसका विस्थापन जो होता है एक सरल रेखा में, और ये दोनों के दोनों क्या है, सरल रेखा है, एक समान गति कर रही है, तो उसके लिए जो विस्थापन समय ग्राफ होगा कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। कैसा होगा, हो सरल रेखीय। ये 3 ग्राफ आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा ग्राफ, पहला तो ग्राफ ये याद रखिएगा, ये किसके लिए है, एक समान गति, वेग समय ग्राफ कैसा होगा, एक समान गति होगा। दूसरा कौन सा बताए हम आपको, ऐसा वाला बताएं, ये होगा एक समान त्वरित गति के लिए। किसके लिए, एक समान त्वरित गति के लिए। और ये जो होगा ये किसके लिए है, विस्थापन समय ग्राफ के लिए। किसके लिए, विस्थापन समय ग्राफ के लिए। तो विस्थापन समय ग्राफ की जानकारी किससे मिलती है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। विस्थापन समय ग्राफ की जानकारी न्यूटन के सेकंड लॉ से, और यानी कि वेग समय ग्राफ की जानकारी किससे मिलती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। क्या आप इतना चीज समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ गैलीलियो का नियम दिया गया था। किनका नियम दिया गया है, गैलीलियो का नियम दिया गया है। जैसे देखिएगा, एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का नियम, ये आप खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला वहां पे पूछ लेगा, ठीक है, बोलेगा 4 को फॉर्मूला दे देगा, बोल देगा निम्न में कौन सही है। तो सबसे पहला जो होता है v बराबर u प्लस क्या होता है, 80 होता है। v बराबर पहला फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस 80। v जो होता है ना, ये अंतिम वेग है। ये कौन सा वेग है, अंतिम वेग। u जो है ये प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। ए जो है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं। टी फॉर क्या होता है, टाइम होता है, टाइम फॉर क्या, समय, ठीक है। यानी कि v बराबर u प्लस क्या होता है, 80 होता है। v जो हो गया अंतिम वेग हो गया, u जो हो गया प्रारंभिक वेग हो गया, a फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया, t फॉर क्या, टाइम यानी कि समय हो गया। पहला हो गया आपका ये फॉर्मूला। दूसरा जो होगा v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया, 2as। यहाँ पे भी जो होता जान रहे हैं अंतिम वेग है। कौन सा है, अंतिम वेग। u तो आप समझ ही रहे हैं। a फॉर क्या होता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। s फॉर इसमें क्या होता है, s जो होता है इसमें ये दूरी होता है। s क्या होता है, ये दूरी है। s क्या है इसमें, दूरी, ठीक है ना। s बराबर क्या, दूरी। ये आप इतना फॉर्मूला देख लिए। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, क्या इसको लिख लिए, v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। इस पे हम लोग जो है 2 क्लास रखेंगे सिर्फ नॉमरिकल का। जितना भी नॉमरिकल पूछा जाता है उससे रिलेटेड जितने भी नॉमरिकल है हम लोग उसको देखने वाले हैं। 2 क्लास उसके लिए रखने वाले हैं। चलिए v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, याद रखिएगा। तीसरा जो हम लोग देखेंगे इसी में, तीसरा जो नियम हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए तीसरा जो नियम होगा
s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्या होता है? s बराबर, s क्या है यहाँ पे? दूरी है। s क्या है? दूरी। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर क्या हो गया? टाइम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रारंभिक वेग क्या हो? शून्य हो, तो यानी कि s बराबर प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य गुना t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 at स्क्वायर होगा कि नहीं हो? तो कब होगा? जब प्रारंभिक वेग क्या हो? शून्य हो। समझ गया? प्रारंभिक वेग क्या हो? शून्य हो। तो इसके लिए ये इतना फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है, Sn बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस क्या होता है? 1। सिंपली इस जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे क्या करता है? गति करता है। वृत्ताकार, ये वस्तु का क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, ये वस्तु का क्या है? रेडियस है। और ये भी वस्तु का क्या है? रेडियस है। लेकिन वस्तु क्या हो रहा है? वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ पे वस्तु का वेग क्या था? v था। यहाँ पे क्या है? v। लेकिन यहाँ पे आते आते वस्तु इधर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? v1, यहाँ पे v1, यहाँ पे क्या हो गया? v2 हो गया। यानी कि वेलोसिटी, वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। हो यहाँ पे हो सकता है जब यहाँ पे आएगा यही कंडीशन, यहाँ पे v3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v3 हो जाएगा, होगा ना। और यही कंडीशन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे हो जाए, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? v4। आप एक चीज देख रहे हैं हम कि वेलोसिटी हर एक जगह क्या हो रहा है? बदल रहा है ना। वेलोसिटी क्या हो रहा है? हर एक जगह बदल रहा है। तो जब वेलोसिटी बदलेगा तो त्वरण भी क्या होगा? बदलेगा। हम बताए हैं ना पहले। तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण में भी क्या होगा? परिवर्तन। समझ लीजिए, अभी जब वृत्तीय गति रहेगा तो वेग कोमा त्वरण परिवर्तनशील होगा। ठीक है, परिवर्तनशील होगा। ठीक है, लेकिन जो चाल होगा, चाल क्या होगा दोस्तों? समान होगा। चाल क्या होगा? समान। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेग और त्वरण क्या होगा? इसमें परिवर्तनशील। वृत्तीय गति के लिए तो वेग और त्वरण क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। और चाल क्या होगा? इसके लिए समान होगा। अब मान लिया जाए कोई वस्तु, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था बिहार एसआई में, देखिए ये वस्तु यहाँ से स्टार्टिंग किया और यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए यहाँ पे आ गया, पुनः जहाँ से चालू किया पुनः वहीं पे आ गया। तो उसके लिए बोल रहा था कार्य बताइए क्या होगा? तो कार्य जहाँ से शुरू हुआ वहीं न पहुँच गया हो। कार्य कुछ किया कि नहीं है न किया, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप समझ गए? वृत्तीय गति के लिए वेग बदलेगा, त्वरण बदलेगा, लेकिन चाल क्या होगा? हमेशा समान रहेगा। याद रहेगा? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी गति देखने वाले हैं? प्रक्षेप गति के बारे में। ये डायरेक्ट उठा करके यहाँ से इक्वेशन कभी कभी पूछ देता है, नहीं हो तो आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करें। जैसे प्रक्षेप गति होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समझिएगा ये होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। क्या आप कभी रॉकेट की गति देखे हैं? रॉकेट बोलिए, मिसाइल की गति देखे हैं क्या आप? जैसे मिसाइल क्या होता है कि मिसाइल जब यहाँ से उड़ता है वो ऐसे परवलयाकार बनाते हुए ये ऐसे आकर के कहीं पे भी गिरता है ना, हो गिरता है कि नहीं? इसी को बोलते हैं परवलयकार, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कैसे चल रही है? परवलयकार हो गया। अब ये देखिए, ये जो यहाँ से गया और यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया उसी को बोलते हैं रेंज। बोलता है ना, अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज कितना है पूछता है ना, रेंज कितना है? 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। ऐसे यदि 10,000 किलोमीटर
यानी कि 7000 से ऊपर वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो जाता है, इसी प्रकार ना हो। तो यानी कि देखिए इसको हम लोग क्या, जो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तय करेगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रेंज। अब दूसरा कंडीशन, ये कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं इसको, हाइट। और ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, समझ रहे हैं। आप किसी गेंद को उठा करके ऐसे फेंक रहे हैं ना, तो वो कैसे जाएगा, सीधा तो नहीं है ना जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही ना गिरेगा। तो आप कल्पना 3 चीज ही कर सकते हैं, वो कितना दूर गया, दूसरा क्या बोलिएगा कि कितना वो हाइट गया होगा, तीसरा क्या बोलेगा वो वहां से वहां तक जाने में कितना समय लिया। यही 3 चीज, और कुछ बोल सकते नहीं ना। तो समझिए ये हो गया, यहां से यहां तक जो कवर करता है उसको रेंज बोलते हैं। ये जो पूरा जितना हाइट पे जाता है ये हाइट हो गया, और वो कितना यहां से यहां तक पहुंचने में वो समय लेता है, वो टाइम। तो यानी कि इसको हम लोग देखिए, ये जब यहां से छोड़ा गया और यहां तक पहुंचने में जो समय लिया उसको बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल, यानी कि उड़ने वाला काल। कौन सा काल, उड़ने वाला काल जो होते हैं उड्डयन काल हो गया। इसी को हम लोग उड्डयन काल हो गया, समझिएगा, उड्डयन काल। यानी कि इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से। ये आवर्तकाल नहीं है, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, टी से। तो टी बराबर जो होगा 2u sin थीटा अपॉन जी हो जाएगा। इसको हम कभी प्रूफ कर देंगे, होगा तो। यानी कि t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, जब हाइट निकालना हो, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 2g होता है। h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक चीज समझिएगा, ज्यादा दूरी कब तय करेगा, यही ना। दूसरा देखिए, ज्यादा दूरी के लिए तीसरा होता है r। r बराबर जो होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, g होता है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब देखिएगा ज्यादा दूरी ये कब तय करेंगे, जब 30 डिग्री रखेंगे इस पे, तो 30 के लिए वैल्यू क्या होगा, 1 निकलेगा। 30 के लिए वैल्यू कितना, 1। वही दोस्तों जब इसमें यदि मान लीजिए थीटा बराबर कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। कितना रख दिए, 45। r बराबर जो है u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी हो गया। तो क्या लिखेंगे, u साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताइएगा, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 अपॉन कितना, g। तो u स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, g। तो r मैक्सिमम बराबर क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन कितना, g। u स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, g होगा। क्या समझ में आया आपको। r मैक्सिमम के लिए किसी भी वस्तु को कितना एंगल से फेंकना पड़ेगा हमको, 45। यानी कि ज़्यादा दूर तय करने के लिए किसी भी वस्तु को कितना डिग्री एंगल से फेंकना पड़ेगा बताइएगा, वो फेंकना पड़ेगा 45 के लिए। कितना से फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री से। अब कम के लिए तो 0 डिग्री बोल दीजिए, कितना बोलिएगा, 0 डिग्री। तो ज़्यादा के लिए कितना, किसी भी वस्तु को जब महत्तम हाइट पे महत्तम दूरी फेंकना हो, रेंज उसका क्या ज़्यादा फेंकना हो, उसको हमेशा बोला जाता है कितना डिग्री के एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। कितना से, 45 से। जब यही वस्तु देखिएगा, क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन समझे कि नहीं। जब यहाँ से यहाँ तक वस्तु जैसे गेंद फेंकते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन, मिसाइल छोड़ा जाता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई हम लोग लेकर के कुछ भी फेंक दिए वो भी प्रोजेक्ट, हर एक वस्तु जो फेंकते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आता है। ठीक है। अब समझिएगा, इसके लिए जो t बराबर होगा 2u साइन थीटा अपॉन g, इसके लिए h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ गए। दूसरा वही बोले r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g। इसको ऐसे नहीं निकाला चाहिए, u जो होता है आप समझ रहे हैं प्रारंभिक वेग है, थीटा क्या हो गया, जो एंगल आपको दिया रहेगा। इसमें क्या कहेगा, इसमें ये 3 चीज आपको दिया रहेगा। ठीक है, 3 चीज आपको दिया रहेगा, बाद बाकी आपको निकालना है। तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के जो गति के नियम है, सबसे पहले इन्होंने कौन सी पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन ने अपने गति का नियम कौन सी पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। दूसरा, कब प्रकाशित हुआ था वह पुस्तक? 1687 ईस्वी में। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1687 को। पहला आप दो कंडीशन समझे, सीख देखे कि नहीं? पहले न्यूटन ने की पुस्तक का नाम बताइए, प्रिंसिपिया, कब प्रकाशित हुआ? 1687 में। कौन सा नियम दिया गया? न्यूटन के गति का नियम। इन्होंने क्या बोला, बात समझिएगा। न्यूटन का जो गति का नियम है, इसमें प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी। समझ लीजिए, कोई वस्तु विराम में है तो वह अब समझिएगा हम क्या लिखे हैं, बताइए। कोई वस्तु यदि विराम में है, रुकल है ना, तो वो रुकले रहेगा। अब वस्तु यहाँ पे वो ठहरा है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु ठहरा है, तो क्या वस्तु ये अपने से घुलटने लगेगा? नहीं है ना। तो जो वस्तु रुकल है वह हमेशा क्या होगा? रुकल रहेगा। हाँ, ये मेरी मर्जी अलग है, इसको हमको यदि यहाँ से उठा करके यहाँ पे करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो यानी कि कहता है कोई वस्तु यदि विराम में है तो वह विरामे में रहेगा। यदि वह गति कर रहा है एक समान, तो वह एक समान ही गति करेगा। ठीक है, तब तक करेगा गति जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके, कोई बाहरी बल, जैसे अपने से धक्का मार दिए तो क्या होगा? गिर जाएगा ना वो। तो पहले बैठल था, फिर क्या हो गया? वो गिर गया। तो मतलब हम बाहरी बल लगाए तभी तो वो गिर गया, यदि नहीं लगाते तो वो तो बैठल ही रहता ना। तो यही मतलब है कि कोई वस्तु यदि विराम में है तो विरामे में रहेगा। अब मान लिया जब वस्तु धीरे धीरे दौड़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे दौड़ रही है, अचानक से हम क्या कर लिए? ब्रेक लगा दिए। कोई गाड़ी जो है धीरे धीरे चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगा लिए तो क्या हो जाएगा? गाड़ी रुक जाएगा। रुक गया ना। क्यों रुका बताइए? ब्रेक के चलते रुका ना हो। तो ब्रेक क्या हो गया? ब्रेक जो है बाहरी बल के रूप में आया कि नहीं? वही वस्तु जो विराम में था, विरामे में था, लेकिन बाहरी बल के कारण क्या हो गया? गति में। यही बोला गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे देखिए, इससे डायरेक्टली ये भी कभी कभी पूछ देता है ये किसका नियम है, समझ गए? लेकिन ये जो विराम में है, विराम को ही हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। विराम को हम लोग क्या बोलते हैं? जो विराम की स्थिति होते हैं, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था। देखिएगा, जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था होती है या जो विराम में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया, यानी कि जड़त्व कहते हैं। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे? जड़त्व। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को क्या बोलते हैं? जड़त्व। अब समझिएगा, जड़त्व जो होता है, कभी ये पूछा जाता है जड़त्व किसके लिए आया है? तो जड़त्व आया है द्रव्यमान के लिए। किसके लिए आया है? द्रव्यमान के लिए। समझ गए हो? तो जड़त्व किसके लिए आया है? द्रव्यमान के लिए। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? गैलीलियो का नियम। क्यों कहेंगे? चूंकि इन्होंने एक समान त्वरण गति के लिए समीकरण दिया था ना, तो इसीलिए इनके नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसलिए इनके नियम को
जड़त्व का नियम भी कहते हैं। समझ गए आप? अब देखिए इससे एग्जाम्पल क्या बन सकता है। अब हम लोग देखिए, हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है। जैसे गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाया तो हम किधर झुकेंगे? पीछू झुकेंगे कि आगू झुकेंगे? हम डायरेक्ट आगे झुक जाएंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि गाड़ी के साथ साथ मेरा ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला चीज वो क्या था? स्थिर था, लेकिन पैर हमारा क्या था? गति में था। जैसे लगाया ना ब्रेक तो पैर मेरा स्थिर हो गया, लेकिन शरीर क्या हो गया? ऊपर वाला शरीर वो गति में आ गया, जिसके चलते आदमी क्या होता है? आगे की ओर गिरता है। वही बात है, जब हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी अचानक चल पड़ा तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? पता है ना क्यों झुकते हैं? तो अब यहाँ पे देखिए, ये सबका सब नियम जो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जैसे गद्दा रहे, गद्दा समझते हैं ना, बिछावन, उसमें बहुत सारा धूल कण है, ठीक है। ऐसे यदि गद्दा पड़ा हुआ है तो उसमें धूल कण भी तो पड़े रहेंगे। जैसे आप उठा के उसको झाड़िएगा तो झाड़ते ही क्या होगा? धूल कण उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है बताइए? आप उसको डिस्टर्ब किए तभी तो उड़ रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं किए, आराम से वो पड़ल था। तो यानी कि डिस्टर्ब करने का मतलब क्या? बाहरी बल लगा दिए ना, हो बाहरी बल लगाए, इसीलिए परिवर्तन हुआ ना। तो वही क्या होता है? धूल का नीचे गिर जाता है। क्योंकि पहले वो विराम में था, अब गति में आ गया तो वो क्या हो गया? गिर गया। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आप समझिएगा, गोली जब मारते हैं तो ठीक है, गोली जब मारते हैं हम लोग, गोली जब मारते हैं, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु वही पत्थर जब मारेंगे तो उसमें क्या होता है? कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। कांच क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। न्यूटन के किसके नियम के तहत? फर्स्ट नियम के तहत। तीसरा, कंबल से समझ गए, हथौड़े से हाथ में कसने के लिए, ठीक है, हत्थे को जो है दूर से पकड़ना पड़ता है। तो वही बात है, देखिए हम क्या बोले, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल यदि आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं। तीसरा देखिएगा, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनसे जो है, ये पॉइंट लिखिएगा, इनसे बल की परिभाषा मिलती है। इनसे क्या मिलता है हमको? बल की परिभाषा मिलती है। समझ गए? तीसरा कंडीशन आप समझिएगा, इसको मिटा सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग। अब देखेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। समझिएगा, इसमें देखिएगा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में अब समझिएगा दोस्तों, क्या बोला है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर समझते हैं आप? देख लीजिए पहले, ये बोला है संवेग में जो परिवर्तन की दर होगा, लिखते हैं यहाँ पे संवेग में, ध्यान से समझिएगा इसको, संवेग में परिवर्तन समानुपाती को मतलब बोलते हैं डायरेक्टली, यानी कि ये समानुपाती क्या होते हैं? बल के। अब देखिए, संवेग होता है वेग में परिवर्तन। किसका? वेग में परिवर्तन, यह न हो। वेग में संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। लिखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान गुना वेग, समझ लीजिएगा, द्रव्यमान गुना वेग। अब जब वेग हम ज़्यादा रहेगा, समझिएगा, वेग ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है तो संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा।
होगा ना, संवेग भी क्या होगा, ज़्यादा। तो जब संवेग ज़्यादा रहेगा तो संवेग किसके समानुपाती, बल के समानुपाती, बल भी क्या लगाएगा वो ज़्यादा, समझिएगा। वेग ज़्यादा है तो संवेग ज़्यादा होगा और वो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगाएगा। यदि देखिएगा चलती रेलगाड़ी से थोड़ी सी भी एक गिट्टी मार दिया जाए, यदि आप फुल स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, एक कीड़ा अचानक से आया टकरा गया आपके मुंह पे, देखिए कैसन बिन बिना देगा वो आपको, ठीक है ना। तो वही बात है, तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो हमेशा बल के क्या होगा, समानुपाती। मतलब यह है कि वेग ज़्यादा है, संवेग ज़्यादा होगा। जब संवेग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बल लगेगा, जब ज़्यादा बल लगेगा तो चोट भी ज़्यादा लगेगा ना हो। इसीलिए क्या करता है कि जब बॉल आता है ना, जब खिलाड़ी कैच लेता है, समझिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जब बॉल आता है तो जब खिलाड़ी कैच लेता है, कैच लेते समय अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है बताइए तो? चूंकि वो कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे इसलिए खींचता है कि संवेग में परिवर्तन करना चाह रहा है। किसमें परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग के टाइम इंटरवल को वो बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे संवेग कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम में लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो चोटवा क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ गए ना। तो यानी कि आप समझ गए एक चीज, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती, बल के समानुपाती। इसका एग्जाम्पल, दूर से आता हुआ कैच लेते इसमें खिलाड़ी अपने हाथ को क्या करता है, वो पीछे की ओर खींच लेता है। क्रिकेट ये हो गया। दूसरा, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर, समझे, जब हम लोग गद्दा पे गिरते हैं और वही मिट्टी पे गिरिए, तो मिट्टी पे गिरिएगा ना, इतना जोर चोट लगेगा तो देखिए माई कहिएगा। तो वही बात है। तो जब गद्दा पे गिरिएगा तो गद्दा क्या होता है, धीरे धंसता है। तो जैसे धंसा, अंतराल क्या हुआ, गैप हुआ कि नहीं, अंतराल कम हुआ ना हो। अंतराल जो कम हुआ उसके लिए चोट कम हुआ, संवेग कम हो गया। तो संवेग जैसे कम हुआ तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो चोट क्या लगेगा, कम लगेगा। वही देखिए, जैसे हम मिट्टी पे गिरते हैं तो मिट्टी कभी धंसता है, नहीं है ना। सीमेंट मिट्टी तो धंस हो जाता है, सीमेंट धंसता है, नहीं धंसता है। तो सीमेंट नहीं धंसता है तो संवेग में अंतराल नहीं आने देता है, जिसके चलते जिस वेग से आया था उसी वेग से धड़ाम से वो गिरता है और चोट भी उतनी जबरदस्त लगता है। क्या आप समझ गए दूसरा नियम? एग्जाम्पल दे सकते हैं, दे दीजिएगा। चलिए हम तीसरा नियम बताते हैं। ये जो संवेग यानी कि न्यूटन के जो सेकेंड नियम है, इससे हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है हमको, बल का व्यंजक। बल का व्यंजक क्या होता है, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए। तो न्यूटन का द्वितीय नियम देख लिए। अब न्यूटन का तीसरा नियम देखिएगा, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम अब समझिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन समझिएगा अच्छे से। न्यूटन का तृतीय गति नियम ये क्या कहता है आपसे, न्यूटन का तृतीय गति नियम ये कहता है कि क्रिया जो होता है, क्रिया बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। समझ लीजिए इसको थोड़ा ध्यान से। क्रिया बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिक्रिया। फर्क ये है, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ठीक है। अब समझिएगा क्या मतलब है। क्या आप कभी नाव चलाए हैं? तो यदि देखिएगा, कभी नाव चलाइएगा तो जब लग्गी से खेविएगा उसको, लग्गी से आप फोर्स तो पीछे लगा रहे हैं, फोर्स क्या पीछे लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स से नाव क्या होगा, आगे भागेगा। मतलब क्या है, आप जमीन पे लगा रहे हैं, जमीन भी आपके पीछे उतना ही फोर्स लगा रहा है। समझ गए कि नहीं। तो क्रिया बराबर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया। आप यदि गरज के बोलिएगा ना तो वो गरज के बोलेगा,
प्रतिक्रिया, क्रिया का मतलब यही है। आप अस्थिर से बोलेगा तो वो अस्थिर से बोलेगा, समझ गए। इसी को बोलते हैं क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जैसे आप एक थप्पड़ में वो झंझना के बोलेगा, एक थप्पड़ दे देने का मन करेगा, समझे। इसी को बोलते हैं क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, समझ गए। तो यही क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। इसमें एग्जाम्पल आप क्या दीजिएगा, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो घोड़ा क्या लगाता है, पृथ्वी पे बल लगाता है। वही पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पे भी क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। दूसरा कंडीशन, रॉकेट उड़ता है तो जो उसका प्रणोदक देखते हैं, जो ध्वनि जलता है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, रॉकेट ऊपर भागता है ना। दूसरा, नाव को खेवने पर लग्गी से आप पृथ्वी पे फोर्स लगाते हैं और पृथ्वी वापस फोर्स उतना ही लगाता है, समझ गए। गोली जब चलाते हैं तो बंदूक से जब आप गोली चलाइएगा तो गोली जिस रफ्तार से आगे भागेगा ना, उसी रफ्तार से गोली आपको पीछे फेंकेगा, ठीक है। तो यही बात कहता है कि गोली चलाने के से हमेशा सावधान रहना चाहिए, मतलब जिस वेग से चलेगा वो उसी वेग से आपको पीछे भी उठा के वो फेंक सकता है, समझ गए। तो यही बात है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड नियम क्या बोलता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इससे बल की प्रकृति का पता चलता है। इससे किसका पता चलता है, आपको बल की प्रकृति का पता चलता है। क्या फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। एक और देख लेते हैं, रॉकेट जो होता है, जो रॉकेट उड़ता है, रॉकेट जो है, रॉकेट का ऊपर गमन ये जो होता है, ये संवेग संरक्षण की दर पे, किस पे, संवेग संरक्षण की दर। अभी हम आपको संवेग समझा चुके हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। रॉकेट के ऊपर जो गमन होते हैं वो किस पे काम करते हैं, संवेग के संरक्षण पे। चलिए याद रहेगा ये, तो चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए, आप न्यूटन का नियम देख लिए, अब एक लास्ट हम लोग देखते हैं इसमें से घर्षण के बारे में, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है, घर्षण, समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे घर्षण। घर्षण क्या होता है समझिएगा। घर्षण क्या होता है, घर्षण जो होता है यह गति का हमेशा विरोध करता है, विरोध करता है। यह गति का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। यह घर्षण बल ही है जिसके चलते हम लोग पृथ्वी पे खड़ा रह पाते हैं। यह घर्षण बल ही है जिसके चलते हम बर्फ पे चल नहीं पाते हैं। तो यानी कि हर एक जगह क्या काम करता है, घर्षण बल काम करता है। यदि घर्षण बल नहीं रहेगा तो कहीं भी गिर जाइएगा। अब देखिए घर्षण बल, ये घर्षण बल एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होगा आपका एस्थेटिक घर्षण। कौन सा घर्षण, एस्थेटिक घर्षण। एस्थेटिक घर्षण का मतलब समझ लीजिए, इसमें क्या देखना है कि बड़ा छोटा देखना है, कौन बड़ा कौन छोटा होता है। एस्थेटिक घर्षण देखिए, एस्थेटिक घर्षण होता है कि ये समतल सतह है, ठीक है। यहाँ पे वो वस्तु लगल है, यहाँ पे वस्तु रखा है। जब वस्तु रखा है तो ये वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वस्तु खिसक नहीं रहा है, समझ गए। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। मतलब घर्षण गति का विरोध है ना, यदि घर्षण कम रहेगा तो चलना शुरू न कर देगा, तो मतलब यहाँ पे घर्षण ज़्यादा है तभी तो नहीं चल रहा है, यही ना बात। दूसरा देखिएगा, सर्पी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण क्या है, जब वस्तु पे बल लगाते हैं, अब वस्तु क्या हुआ, सरकने लगा है। अब वस्तु क्या हुआ, सरकने लगा। तो जब वस्तु सरकने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। यानी कि इस सबसे ज़्यादा दोनों में किसका मान ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा होगा और इसका मान क्या होगा, कम। तीसरा होता है आपके पास लोटनिक घर्षण। कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण होता है। समझ लीजिए इसको। लोटनिक घर्षण का मतलब क्या, ये ढलान है, ठीक है। यहाँ से वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं ना, तो ये अपने अपने क्या होता है, लुढ़कने लगता है। इसी को बोलते हैं लोटता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, लेट रहा है। यानी कि लोटने का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्या,
सरकना नहीं बोल सकते हैं उसको, सीधा क्या बोलते हैं, लुढ़कना होता है। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण क्या हो गया, जब वस्तु क्या होता है, लुढ़कने को तैयार हो या लुढ़कने लगे, उसी को बोलते हैं लोटनिक घर्षण। इस तरीके से सबसे कम किस में रहता है, लोटनिक घर्षण में। इसमें सीक्वेंस, ये स्थैतिक समझ गए, जब वस्तु समतल सतह पे खड़ा हो तो उससे स्थैतिक। सर्पी, जब वस्तु समतल सतह पे चलने लगे, जब वस्तु ढलान पे चलने लगे तो लोटनिक। इसमें कभी ये आपको पूछेगा मौन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो देख लीजिए, स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पी घर्षण, तीसरा लोटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण, लोटनिक। देखिएगा ध्यान से, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। स्थैतिक घर्षण जो होता है इसका मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा घर्षण। ठीक है, सबसे ज्यादा घर्षण। लोटनिक जो होता है सबसे कम होता है, यही याद रखिएगा, सबसे कम घर्षण किसका होता है, लोटनिक का। सबसे ज्यादा घर्षण किसका होता है, स्थैतिक का होता है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और देख लीजिए, ठोस सतह के बीच, ठोस सतह के बीच घर्षण क्या रहेगा, मैक्सिमम। द्रव्य सतह के बीच घर्षण क्या रहेगा, मिनिमम। वही रहेगा, ठोस और गैसियस रहेंगे उसके बीच में तो सबसे कम रहेगा। याद रहेगा, इतना दोस्तों आप जरूर याद रखिए। कल हम लोग देखेंगे चैप्टर में कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।